तो आइए चलिए जो हम नेक्स्ट टॉपिक जिसकी बात करते हैं वो है रॉकेट प्रोपल्शन, जो कि वेरिएबल मास सिस्टम में आता है। तो सबसे पहले हमें कुछ चीजें समझने की इसमें जरूरत है, जो स्टूडेंट्स को जिसमें कंफ्यूजन क्रिएट होता है। वो तो ये है कि वेरिएबल मास सिस्टम अगर हम देखें यहाँ पर, ठीक है, तो फिर से बात आ रही है सिस्टम की। सिस्टम पे हम फिर से एम्फेसाइज करते हैं। मैं आपको इसको एक्सप्लेन करने से पहले एक प्रैक्टिकल सिचुएशन थोड़ी सी आपको बताता हूँ कि कैसे हम चीजें समझ सकते हैं कि थ्रस्ट क्या चीज होती है। जैसे कि अगर हम इमेजिन करें कि मान लीजिए हम कहीं बैठे हुए हैं, ठीक है, और बिल्कुल स्लिपरी फ्लोर है, मान लो बिल्कुल परफेक्ट एकदम स्मूथ टाइल पे कोई आपकी चेयर है, ठीक है, और आप बैठे हुए हो और आप चेयर के ऊपर बैठे हुए हो, ठीक, और आपको स्नीज आती है, छींक आती है बहुत जोर से। तो जब आप छींकते हो, ठीक है, तो जब आप छींक रहे हो तब क्या हो रहा है, आपके माउथ में से मतलब स्पिट और एयर निकल रहा है बहुत तेजी से आगे की तरफ। तो आपके ऊपर क्या होता है, एक झटका लगता है जिसकी वजह से आपकी चेयर हल्की सी पीछे की तरफ पुश होती है। तो यहां पर अल्टीमेटली हुआ क्या, देखो, आपके जो बॉडी के अंदर से जो एयर निकली वो इतनी हाई वेलोसिटी से आपके मुंह से निकली कि उस एयर के निकलने के एक्शन की वजह से आपके बॉडी पे एक जर्क लगा और आप पीछे की तरफ हल्का सा शिफ्ट हुए। ये जो बॉडी शिफ्ट हुई जिस वजह से, इसको हम बोलते हैं बेसिकली थ्रस्ट। ठीक है, बहुत ही एक वेग एग्जांपल है लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ से आप रिलेट कर सकते हैं इसलिए। तो आपने अल्टीमेटली हुआ कि आपके बॉडी में से कुछ मास रिलीज हुआ है, कुछ एयर आपके बॉडी से कम हुई, ऑब्वियसली स्नीज के फॉर्म में। तो आपने कुछ मास इजेक्ट करा और उस मास इजेक्शन की वजह से क्या हुआ, आपके बॉडी पर अल्टीमेटली आपके बॉडी ने एक वेलोसिटी गेन कर ली पीछे की तरफ, जो आपके बॉडी पे थ्रस्ट लगा। ठीक है, इसका मतलब यहां पर हमें एक चीज क्लियर हुई है इस छोटे से एग्जांपल से कि अगर मास इजेक्शन हो रहा है किसी सिस्टम में से, अगर मास इजेक्शन हो रहा है किसी सिस्टम में से, तो सिस्टम जो है वो विल गेन सम स्पीड। इसका एक और प्रैक्टिकल एग्जांपल हम देख सकते थे। मान लीजिए हम बिल्कुल ही स्मूथ फ्लोर पे होते, मान लीजिए आइस समझ लीजिए, ठीक है, आप किसी आइस वाले एरिया पे गए हैं जहां पर जमीन में पूरी आइस फैली हुई है, जैसे कि कश्मीर वगैरह की जो लेक है, डल लेक, अगर वो जो फ्रीज करी जाती है तो आप देखोगे वहां पर जब आप खड़े होगे तो बहुत स्लिपरी होती है। अगर आप कोई चीज आगे की तरफ फेंकोगे, कोई भारी चीज आगे की तरफ फेंकोगे, तो आपके बॉडी पे जैसे आपने उस ऑब्जेक्ट को रिलीज करोगे आगे पॉजिटिव एक्स में, तो आपके बॉडी पे एक जर्क लगेगा जिसके आप पीछे की तरफ स्लाइड हो जाओगे। ठीक है, तो जैसे जैसे बॉडी में से मास रिमूव हो रहा है तो क्या होता है, सिस्टम में कुछ स्पीड गेन होता है, कुछ वेलोसिटी गेन हो जाता है। ठीक है, तो ये जो वेलोसिटी गेन हो रही है किस वजह से हो रही है, एक ऑब्जेक्ट पे पीछे की तरफ एक फोर्स लग रही है जिसको हम थ्रस्ट बोलते हैं। ठीक है, इस चीज को हमें समझने की जरूरत है। सेम यही कुछ हमारा रॉकेट के साथ होता है। अगर हम देखें तो रॉकेट में बेसिकली, पहले तो रॉकेट को समझ लेते हैं कि रॉकेट में क्या चीजें होती है। रॉकेट में हमारा फ्यूल होता है, ठीक, रॉकेट के अंदर फ्यूल होता है जो कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के फॉर्म में होता है। और बेसिकली रॉकेट कैसे काम करता है कि फ्यूल को बर्न किया जाता है जिसकी वजह से उससे एग्जॉस्ट इजेक्ट होता है। यहाँ पर जो हमारी गैसेस बर्न होती हैं वो इजेक्ट होती हैं बहुत ही हाई वेलोसिटी से। ये जो वेलोसिटी इनकी इजेक्शन की होती है अप्रोक्सीमेटली ये 4000 मीटर पर सेकंड होता है, बहुत ही हाई वेलोसिटी है ये। और इसमें रॉकेट का जो मास होता है, अगर हम रॉकेट का मास कंसिडर करें तो उसमें 80% जो है वो फ्यूल का मास होता है, फ्यूल का मास होता है, जो धीरे धीरे इसमें फ्यूल का कंबस्शन होता रहता है फ्यूल का, और वो मास इजेक्ट होता रहता है और रॉकेट जो है स्पीड गेन करता रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर 80% फ्यूल का मास है जो कि अल्टीमेटली लूज हो जाता है। अब हम समझते हैं कि भाई ये रॉकेट आगे प्रोपेल क्यों कर रहा है, तो आमतौर से जो एक्सप्लेनेशन दिया जाता है कि भाई देखो ये रॉकेट जो है, ये रॉकेट में से गैसेस निकल रही है बहुत ही हाई वेलोसिटी पे, हाई प्रेशर पे, तो जिसकी वजह से वो गैसेस जो है अर्थ को पुश कर रही हैं। ठीक है, वो गैसेस अर्थ को पुश कर रही है, एक्शन लगा रहा है, तो अर्थ जो है इस रॉकेट पे एक रिएक्शन फोर्स लगा रहा है ऊपर की तरफ, और न्यूटन के थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग ये रॉकेट ऊपर प्रोपेल कर रहा है। कुछ स्टूडेंट्स ये भी कह देते हैं कि सर देखिए एक्शन रिएक्शन तो, मान लीजिए अगर रॉकेट ने इस पे अर्थ पे लगा दिया 10,000 न्यूटन, तो अर्थ ने भी रॉकेट पे लगाया 10,000 न्यूटन, तो नेट फोर्स जीरो हो गया। तो उनका तो पहली बात तो ये कॉन्सेप्ट में क्लैरिटी नहीं होती स्टूडेंट्स की कि भाई एक्शन और रिएक्शन जो है दोनों अलग अलग ऑब्जेक्ट्स पे लग रही है। ठीक है, ये एक अलग ऑब्जेक्ट है, रॉकेट एक अलग ऑब्जेक्ट है, अर्थ एक अलग ऑब्जेक्ट है। यहां पर अर्थ पे एक्शन लगा और रिएक्शन जो लगा वो रॉकेट पे लगा, तो पहली बात ये कैंसिल आउट नहीं होंगे। ठीक है, एक्शन और रिएक्शन फोर्सेस एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है एक्शन और रिएक्शन का, न्यूटन के थर्ड लॉ का। तो जूनियर क्लासेस में तो इसे एक्शन और रिएक्शन से समझा करके बात को खत्म कर दिया जाता है कि देखो एक्शन लगा और रिएक्शन लगा और ये रॉकेट स्पेस में प्रोपेल हुआ। बट अगर हम 11th के लेवल पे बात करें तो ये जस्टिफिकेशन जो है
सही नहीं रहता और इसको थोड़ा सा डीपली एक्सप्लेन करने की जरूरत है। तो बेसिकली हो क्या रहा है यहाँ पर, अगर हम देखें कि रॉकेट का मास लूज हो रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर हमारा कुछ मास लॉस हो रहा है रॉकेट में से क्योंकि फ्यूल बर्न हो रहा है, और किसी भी व्हीकल में यही होता है। अगर आप नॉर्मल अपना स्कूटर या कार की बात करें तो उसमें हम पेट्रोल जब ऐड करते हैं तो धीरे धीरे वो पेट्रोल खत्म होता जाता है। मान लीजिए जब हमने कार में पेट्रोल डाला तो पेट्रोल का मास मान लेते हैं 10 kg था और कार का मान लेते हैं मास था 2000 kg, तो कार का टोटल मास पेट्रोल फिल करने के टाइम पे था 10 kg। जब पेट्रोल यूज हो गया तो अब कार का मास हो गया 2000 kg। तो धीरे धीरे जब पेट्रोल यूज हो रहा था तो एक वेरिएबल मास सिस्टम था। यहां तक हमको बात समझ में आ जाती है। अब हम इसी के बारे में फर्दर थोड़ी सी अगर हम बात करें तो हम देख सकते हैं कि एक्चुअल में यहाँ पर हो क्या रहा होगा बेसिकली, ठीक है। तो इसी इमेज को अगर हम यूज कर लें तो देखते हैं चलिए क्या हो रहा होगा यहाँ पर। अगर हम इस इमेज को यूज कर लें तो देखते हैं, चलिए एक्सप्लेन करते हैं इसको। मान लेते हैं कि टोटल मास ऑफ रॉकेट हमारा m है, रॉकेट का टोटल मास है m, मतलब इसमें फ्यूल भी है और रॉकेट का जो बॉडी होता है, जो पेलोड जो है वो भी है, ठीक है। और एट एनी टाइम t, किसी भी टाइम t पे, एट एनी टाइम t मान लेते हैं वो ये मास m जो है रॉकेट ये v वेलोसिटी से मूव कर रहा है ऐसे, ठीक, अगेंस्ट द ग्रेविटी। तो जब ये v वेलोसिटी से मूव कर रहा है अगेंस्ट द ग्रेविटी तो उस वक्त उस पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम t पे क्या हो रहा, कुछ गैसेस बर्न हो रही होंगी, ठीक है। तो अगर हम एक t प्लस dt टाइम इंटरवल देखें, मतलब t के थोड़ी देर के बाद अगर हम देखें, अगर हम t के जस्ट एक बहुत ही इनफाइनेटिसिमली स्मॉल टाइम इंटरवल अगर हम देखें उसके बाद, तो हम देखेंगे कि मान लीजिए अब टाइम अगर t प्लस dt है, अब टाइम लेटेस्ट से अगर t प्लस dt है, तो इस रॉकेट में से कुछ मास इन द फॉर्म ऑफ एग्जॉस्ट रिमूव हुआ होगा। लेटेस्ट से वो जो मास रिमूव हुआ है वो dm है और ये एग्जॉस्ट है, मतलब गैसेस इजेक्ट हो गई हमारी, मास ऑफ गैसेस इजेक्टेड, मास ऑफ गैस जो इजेक्ट हुआ है इसमें से, ठीक है, वो dm है। ओके स्टूडेंट्स, वो मास है dm, और हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि वो जो है u रिलेटिव की स्पीड से निकला है यहाँ पर, मतलब वो व्हीकल के रॉकेट के से अगर हम कंपेयर करें तो रॉकेट के से कितनी उसकी स्पीड है, उसकी स्पीड वेलोसिटी है u रिलेटिव रॉकेट के रिस्पेक्ट में अगर हम बात करें तो इतनी बात हमें समझ में आ चुकी है कि अगर ऑब्जेक्ट मास लूज कर रहा होता है तो जिस ऑब्जेक्ट से वो मास लूज कर रहा होता है उसकी वेलोसिटी को इंक्रीज करवाता है। वो मैंने अभी लॉजिकली भी एक्सप्लेन करा था आपको। तो t प्लस dt टाइम में हुआ क्या, इस रॉकेट ने कुछ मास वेलोसिटी गेन करी, लेटेस्ट से वो है v, पहले थी उसकी वेलोसिटी v थी, अब उसकी वेलोसिटी आ गई v प्लस dv। तो कितनी वेलोसिटी गेन करी उसने, dv वेलोसिटी। जब गेन करी dt टाइम के बाद, जब उसने dm मास लूज करा तो उसने dv वेलोसिटी गेन कर ली। ये किसी टाइम की बात हो रही है। अब अगर हम देखें, अगर हम रॉकेट और फ्यूल और गैसेस को अगर हम एक सिस्टम माने, अगर हम अज्यूम करें कि ये हमारा सिस्टम है, तो हुआ क्या होगा, जैसे गैसेस निकली होंगी तो रॉकेट पे भी एक अपर डायरेक्शन में फोर्स लगी होगी, थ्रस्ट जो आया होगा, थ्रस्ट, राइट। तो नेट एक्सटर्नल फोर्स सिस्टम पे कुछ नहीं है, रॉकेट ने गैस को इजेक्ट करा एक फोर्स से, गैसेस ने रॉकेट पे एक फोर्स लगाया थ्रस्ट, तो ये टोटल सिस्टम की जो फोर्स हो गई है इंटरनल फोर्सेस हो गई। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि अगर एक्सटर्नल फोर्स कुछ नहीं है, अगर एफ एक्सटर्नल 0 है सिस्टम पे, तो हम कह सकते हैं कि सिस्टम का जो नेट मोमेंटम है वो कंजर्व्ड है, पी ऑफ सिस्टम इज कांस्टेंट, सिस्टम का जो मोमेंटम है वो कांस्टेंट है। इसका मतलब ये प्रॉब्लम को हम मोमेंटम कंजर्वेशन से बहुत ही इजीली डील कर सकते हैं। तो आइए चलिए मोमेंटम कंजर्वेशन अगर सिस्टम में अप्लाई करें तो ये हो जाएगा हमारा इनिशियल केस, मतलब किसी टाइम t पे, और ये हो जाएगा हमारा फाइनल सिचुएशन किसी टाइम t प्लस dt पे। इनिशियल है टाइम t पे और फाइनल की सिचुएशन हमारा टाइम t प्लस dt पे, ठीक। ओके, तो अगर हम इनिशियल मोमेंटम देखें स्टूडेंट्स सिस्टम का, अगर हम इसके ऊपर एक इक्वेशन लिखना चाहें, इक्वेशन से कुछ चीजें क्लियर होंगी इसलिए, तो इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम एंड दिस शुड बी इक्वल टू द फाइनल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम वेक्टर। तो ये देखिए, अगर हम इस सिस्टम का जो हमारा रॉकेट है, एम मास मोमेंटम इसका कितना हो जाएगा, मास इनटू वेलोसिटी वेक्टर, तो m इंटू वी,
पॉजिटिव डायरेक्शन, ऊपर को पॉजिटिव ले लेते हैं। तो इनिशियली क्या था, ये m इंटू वी था। अब अगर हम बाद का मोमेंटम देखें तो देखो इसका मास कितना हो चुका। अब आप देखोगे कि अगर इसमें से डीएम मास रिमूव हो गया और इसका शुरू में मास m था, तो अब इसका मास कितना हो चुका होगा, इसका मास हो चुका होगा अब m माइनस डीएम, क्योंकि इसमें से डीएम रिमूव हो चुका है इन द फॉर्म ऑफ गैसेस। ठीक, तो इसका नया मास है। रॉकेट का इस वक्त मास कितना है, इसका मास है m माइनस डीएम, और रॉकेट की वेलोसिटी है v प्लस डीवी इन द अपवर्ड डायरेक्शन। तो ये भी पॉजिटिव है क्योंकि रॉकेट ऊपर जा रहा है। ठीक, ये हमारा रॉकेट का हुआ। अगर अब हम एग्जॉस्ट का मोमेंटम लिखना चाहें तो एग्जॉस्ट का मास है डीएम और उसकी वेलोसिटी है यू रिलेटिव। देखिए एग्जॉस्ट का मास है डीएम और उसकी वेलोसिटी जो है वो है यू रिलेटिव, और वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो इसीलिए हम माइनस का साइन यहाँ पर लगाएंगे। ठीक, क्योंकि नेगेटिव डायरेक्शन, हमारा डाउनवर्ड डायरेक्शन को हमने नेगेटिव अज्यूम करा है वेलोसिटी के लिए। ठीक, डीएम इंटू यू रिलेटिव, ये यू रिलेटिव है नीचे की तरफ। अब आप देखिए ये जो रिलेटिव है ये क्या है एक्चुअल में, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ, समझने की जरूरत है यहाँ पर, ये वेलोसिटी ऑफ एग्जॉस्ट है विथ रेस्पेक्ट टू रॉकेट। और हम ये जो मोमेंटम लिख रहे हैं ये ऑब्जर्वर लिख रहा है। ऑब्जर्वर कहां पर है, ऑब्जर्वर जो है वो अर्थ पे, इनर्शियल फ्रेम में। तो ये v वेलोसिटी क्यों थी, ये किसके रेस्पेक्ट में थी, ये अर्थ के रेस्पेक्ट में थी, रॉकेट की वेलोसिटी। ये v प्लस डीवी ये भी किसके रेस्पेक्ट में थी, ये भी अर्थ के रेस्पेक्ट में थी। लेकिन ये यू रिलेटिव किसके रेस्पेक्ट में, रॉकेट के रेस्पेक्ट में। तो इसको आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा, वी हैव टू कन्वर्ट विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, अर्थ के रिस्पेक्ट में इसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो देखिए कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो ये स्टेप हमारा अब यहां पर आगे बढ़ा, तो ये आ जाएगा mv इज इक्वल टू m माइनस dm इंटू वी प्लस dv। ये है रॉकेट का जो बचा हुआ मास है, लेफ्ट ओवर मास, और ये वेलोसिटी है उस वक्त पर्टिकुलर t प्लस dt टाइम की, माइनस dm इंटू यू रिलेटिव। देखिए यहां पर क्या लिखेंगे हम, यू रिलेटिव को हम लिख सकते हैं स्टूडेंट्स यू। अब देखो एग्जॉस्ट में हुआ क्या होगा, जब एग्जॉस्ट निकल रहा होगा, हमने यहां पर एक्सप्लेन करा था आपको, ये देखो अगर आप, जब एग्जॉस्ट निकला है यू रिलेटिव से, तो ये किसके रिस्पेक्ट में निकला, ये रॉकेट के रिस्पेक्ट में निकला। लेकिन आपको लिखना किसके रिस्पेक्ट में, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। तो अल्टीमेटली आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, यू रिलेटिव इज इक्वल टू, अगर हम अर्थ के रिस्पेक्ट में लिखना चाहें इसको तो हम ऐसे लिख सकते हैं, देखिए यू ऑफ यू माइनस ऑफ v प्लस डीवी। क्यों ऐसे लिखा हमने, देखिए इसको ध्यान से, u क्या है, u है वेलोसिटी ऑफ एग्जॉस्ट विथ रिस्पेक्ट टू रॉकेट, और v प्लस डीवी है रॉकेट की। तो अगर हमको विथ, ये आपका रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट है कि अगर हमको रॉकेट का एग्जॉस्ट की वेलोसिटी अगर हमको रॉकेट के रिस्पेक्ट में नहीं लिख करके अगर हमें अर्थ के रिस्पेक्ट में लिखना है, तो ये जो यू रिलेटिव है वो कुछ ऐसी सिचुएशन में चला जाएगा। ठीक है, ये हमको समझना जरूरी है। अब अगर हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या आएगा हमारे पास एक्सप्रेशन। एलएचएस में क्या है हमारे पास, एलएचएस में है mv, और आरएचएस में क्या है, आरएचएस में है m माइनस डीएम इंटू वी प्लस डीवी, m माइनस डीएम इंटू वी प्लस डीवी, और नेक्स्ट टर्म जो है वो है माइनस डीएम इंटू यू माइनस वी प्लस डीवी। ठीक, तो अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो देखिए क्या आएगा, mv इज इक्वल टू mv प्लस mdv माइनस v इंटू डीएम माइनस डीएम डीवी माइनस u इंटू डीएम प्लस v इंटू डीएम माइनस डीएम इंटू डीवी। अब यहाँ पर कुछ चीजें देखिए कैंसिल आउट हो जाएंगी। एक तो जो चीजें कैंसिल आउट हो रही हैं यहाँ पर, ये सॉरी यहाँ पर पॉजिटिव आएगा, माइनस और माइनस v, यहाँ पर माइनस डीएम यू हो गया और ये पॉजिटिव आ गया और ये भी पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है, तो ये और ये कैंसिल आउट हो रहा है, ये और ये भी कैंसिल आउट हो रहा है, और mv और mv भी कैंसिल आउट हो रहा है। तो हमारे पास रिमेनिंग क्या है, u dm इज इक्वल टू m इंटू dv। अगर आप दोनों तरफ dt से डिवाइड कर दें इस एक्सप्रेशन को तो हमें क्या मिलेगा, देखिए हमें मिलेगा u इंटू
dm by dt u into dm by dt is equal to m into dv by dt। अब इसको समझने की जरूरत है। देखिए जो हमारा dm by dt है ये क्या चीज है? ये है रेट ऑफ बर्निंग ऑफ फ्यूल। मतलब जो फ्यूल बर्न हो रहा होगा, जो एग्जॉस्ट बर्न हो रहा होगा, जो मास लूज हो रहा होगा, वो किस रेट से लूज हो रहा है, ठीक है। और यू क्या है? यू है एग्जॉस्ट की वेलोसिटी, ठीक है। और एम क्या है? ये है मास ऑफ रॉकेट। और ये dv बाई dt क्या है? ये है इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन ऑफ रॉकेट। अब देखिए इस एक्सप्रेशन से हमें एक चीज मिल रही है, ये जो आरएचएस वाली क्वांटिटी है इसी को हम थ्रस्ट बोलते हैं। ये जो आरएचएस में जो क्वांटिटी मिली है हमें m इंटू डी यू बाई डी टी, इसे हम क्या कह रहे हैं? इसे हम थ्रस्ट कहते हैं। तो आप देख सकते हो कि थ्रस्ट क्या है? जो रॉकेट को आगे बढ़ा रही है फोर्स, वो अल्टीमेटली थ्रस्ट है। वो थ्रस्ट की वजह से रॉकेट आगे बढ़ रहा है। लेकिन वो थ्रस्ट प्रोवाइड कब हो रहा है? वो थ्रस्ट तभी प्रोवाइड हो रहा है जब मास बर्न हो रहा है। डीएम बाई डी टी जितना हाई होगा, मतलब ये मास का एग्जॉस्ट का बर्निंग का प्रोडक्ट्स का जितना हाई रेट से वो बर्न करेगा, उतना ही ज्यादा थ्रस्ट की वैल्यू हमें मिलती जाएगी। मतलब आप जितने प्रेशर से मास को बर्न करवा करके और इनटू उसका प्रोडक्ट, देखो मास जितने रेट से बर्न हुआ वो भी हाई होना चाहिए, और जितनी वेलोसिटी से वो इजेक्ट हुआ वो भी हाई होना चाहिए। इन दोनों का प्रोडक्ट अगर हाई होगा तो थ्रस्ट की वैल्यू भी हाई होगी, और अगर इन दोनों का प्रोडक्ट कम हुआ तो थ्रस्ट की वैल्यू भी लो होगी। तो यहाँ पर जो बेसिकली हमें थ्रस्ट मिलता होता है वो इतना हाई होना चाहिए कि वो अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स को एस्केप करे, ठीक है। तो यहाँ पर u इंटू डी एम बाई डी टी को इस हिसाब से मैन्युफैक्चर किया जाता है रॉकेट को, या बनाया जाता है उस वक्त कि भाई जो इसका बर्निंग जो कैपेसिटी हो, मतलब जो फ्यूल बर्न हो, वो बेसिकली अगर हम देखें जो डेटा है वो है 10,000 kg पर सेकंड जो फ्यूल बर्न हो रहा होता है, और जो एग्जॉस्ट गैसेस रिलीज हो रही होती है वो 4,000 मीटर पर सेकंड से रिलीज हो रही होती है। तो अगर हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हम उस मोमेंटरली थ्रस्ट की वैल्यू हमें मिल जाएगी, ठीक है। तो इससे हम क्लियर कर सकते हैं कि भाई जो रॉकेट आगे मूव कर रहा है बेसिकली न्यूटन के थर्ड लॉ के हिसाब से, तो बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है कि वो एक्शन और रिएक्शन है, और वो कैंसिल नहीं होती क्योंकि एक्शन और रिएक्शन फोर्सेस एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज। तो यहाँ पर हम मोमेंटम कंजर्वेशन की मदद से और थ्रस्ट के कॉन्सेप्ट से समझा सकते हैं कि रॉकेट आगे क्यों मूव कर रहा है। और अगर आप रॉकेट को कंटिन्यूसली मूव करवाना है तो आपको उसके गैसेस को बर्न करना पड़ेगा हाई वेलोसिटी के साथ। गैसेस के बर्निंग का जो रेट होना चाहिए वो भी हाई होना चाहिए, और जिस वेलोसिटी से वो इजेक्ट हो रही है वो भी हाई होना चाहिए, ठीक है। ओके, तो ये हमारा कॉन्सेप्ट था। थैंक यू।